हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को मैं सॉइल वाटर एंड कंजर्वेशन इंजीनियरिंग का 4 से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, वायु क्षरण की परिभाषा दीजिए। इसकी यांत्रिकी एवं रोकथाम हेतु उपायों का वर्णन कीजिए। जो वाइंड इरोशन होता है उसकी परिभाषा देना है और इसकी यांत्रिकी और रोकथाम हेतु उपाय का वर्णन करना है। तो देखते हैं। वायु द्वारा होने वाली कटाव की समस्या आमतौर पर सूखे अथवा अर्ध सूखे क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में मिट्टी और ढीली तथा वनस्पति की अपर्याप्त होने के कारण बेरोक टोक बहती हवाएं अपनी तरंगों से भूमि पृष्ठ की घिसाई या अपघर्षण करती हैं, जिसके फलस्वरूप भारी मात्रा में धूल के कण हवा की तरंगों के साथ साथ दूर तक बह जाते हैं। वायु प्रदूषण के साथ साथ रेगिस्तान का विस्तार ऐसे क्षेत्रों की भयंकर समस्या है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये जो वाइंड इरोशन होता है, यह समस्या आमतौर पर जहाँ पर सूखा स्थान होता है या अर्ध सूखा स्थान होता है वहीं पाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मिट्टी के ढीली हो तथा वनस्पति की अपर्याप्त होने के कारण जो मिट्टी होती है दोस्तों, वो बिना रोक टोक के ही यदि हवा तेज चलती है तो वो हवा की तरंगों के साथ भूमि पृष्ठ की घिसाई करके ऊपर से उड़ जाती है या निकल जाती है। तो आप लोग समझिए, जब हमारे गांव में हवा चलता है दोस्तों, तो मिट्टी कुछ धूल के कण ऊपर से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, वही है वाइंड इरोशन। वहां से दोस्तों जो हमारी मिट्टी है, मृदा है, वह उड़ के कहीं दूसरे स्थान पे चली जा रही है। तो इसी को कहते हैं वाइंड इरोशन। अब देखेंगे हवा द्वारा कटाव की यांत्रिक प्रक्रिया। तो इसे 3 क्रमिक चरणों में बांटा गया दोस्तों। पहला है संचलन, दूसरा है परिवहन ट्रांसपोर्ट, तीसरा है जमा होना या विसर्जन जमा होना डिस्चार्ज और डिस्पोजिशन। अब देखते हैं। पहला था संचलन दोस्तों। तो संचलन क्या होता है देख लेते हैं। तो मिट्टी के कणों का संचलन मतलब मूवमेंट दोस्तों इसे कहते हैं, हवा के वेग और उसमें विक्षोभ के कारण होता है। संचलन की क्रिया के आरंभ के लिए आवश्यक वायु वेग को बैगनाल्ड ने 2 रूपों में परिभाषित किया। बैगनाल्ड एक वैज्ञानिक, इन्होंने इसे 2 रूपों में परिभाषित किया है। पहला है तरल सीमांत वेग, दूसरा है आघाती या संघाती सीमांत वेग। अब तरल जो सीमांत वेग होता है वह वेग न्यूनतम वेग होता है जो मिट्टी के कणों के संचलन को शुरू करने के लिए आवश्यक होता है। इसी के फलस्वरूप कणों का अपने स्थान से टूटना या विलगलन होना संभव होता है। तो यह क्या हो गया दोस्तों, तरल सीमांत वेग। आघाती सीमांत वेग क्या होता है, वह न्यूनतम वेग जो अपने स्थान से टूटकर उछले कणों के पुनः भूमि पृष्ठ पर गिरने के पश्चात पुनः उन्हें संचालित या गतिमान करने के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए आघात या संघात कोण बहुत महत्वपूर्ण होता है, या इसी को संघात सीमांत वेग कहते हैं। अब दोस्तों दूसरा उसमें था परिवहन ट्रांसपोर्ट। इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उछलना या उछलन, दूसरा है निलंबन और तीसरा है दोस्तों पृष्ठ सर्पण। तो दोस्तों ये इतना डीपली में इन सभी को नहीं पढ़ेंगे। अब तीसरा क्या था दोस्तों, तीसरा था जमा होना। तो दोस्तों इसका मतलब है कि जो मिट्टी के कण होते हैं वो क्या होता है, जब बारिश वारिश होता है तो आप लोग देखते होंगे कि जो मिट्टी वह बहकर नीचे आकर कहीं मतलब ऊंचाई से आकर कहीं पे यदि खाल है या उससे कम ऊंचाई है तो वहां पे आकर स्टोर हो जाती है। तो दोस्तों वही बताया गया है, मिट्टी का जमा होना। तो आपका वाइंड इरोशन खत्म हो गया। अब देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पट्टीदार खेती क्या होती है, परिभाषा दीजिए। पट्टीदार खेती की व्याख्या कीजिए। तो पट्टीदार खेती किसे कहते हैं, जब भूमि के प्रभावी ढाल की आड़ी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और अंतरकर्षित या कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम में पट्टियों या पट्टिकाओं में उगाते हैं, तो इसी खेती को या इसी विधि को पट्टीदार खेती कहते हैं। पट्टीदार खेती किसे कहते हैं,
जब प्रभावी ढाल की आड़ी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और अंतरकर्षित या कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम से पट्टियों या पट्टिकाओं में उगाते हैं, तो इसी खेती को या इसी विधि को पट्टीदार खेती कहते हैं। यह दोस्तों निम्न प्रकार का होता है। पहला होता है समोच्च पट्टीदार खेती, समोच्च पट्टीदार खेती। दूसरा होता है क्षेत्र पट्टीदार खेती। तीसरा होता है वायु पट्टीदार खेती। और चौथा होता है प्रतिरोधी पट्टीदार खेती। प्रतिरोधी पट्टीदार खेती। तो दोस्तों यही होता है क्या, पट्टीदार खेती। क्या होता है पट्टीदार खेती को फिर से बता देता हूँ। जब भूमि के प्रभावी ढाल की आड़ी दिशा में सघन उगने वाली फसलों और अंतरकर्षित या कतार वाली फसलों को एक के बाद एक करके यानी एकांतर क्रम से पट्टियों या पट्टिकाओं से उगाते हैं, तो उसी विधि को या इसी खेती को पट्टीदार खेती कहते हैं। यह 4 प्रकार का होता है: समोच्च पट्टीदार खेती, क्षेत्र पट्टीदार खेती, वायु पट्टीदार खेती और प्रतिरोधी पट्टीदार खेती। दोस्तों हमने आप लोगों को कंटूर बंडिंग बता दिया है, फिर भी मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कंटूर बंडिंग। कंटूर मेड़बंदी या मेड़ पतली समतल वेदिकाओं की तरह होती हैं। इनके निर्माण में मिट्टी की ढाल के विपरीत इकट्ठा कर मेड़ी बनाई जाती हैं। इस प्रकार एक कंटूर क्षेत्र को कई पट्टियों में बांट देते हैं, जो अवधावन में रुकावट पैदा करता है। कभी कभी बिना कंटूर के भी मेड़ खेत के चारों ओर बनाए जाते हैं। इसे समोच्च मेड़ बंदी कहते हैं या कंटूर बंडिंग कहते हैं। दोस्तों कंटूर बंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पीछे इस वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। आज ये वीडियो मैं चौधरी चरण सिंह वालों के लिए स्पेशली बना रहा हूँ, क्योंकि उनका एग्जाम आज ही है। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट पर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है दोस्तों? या जल संचयन जिसे कहते हैं। जब वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है। जब वर्षा होती है दोस्तों, जब वर्षा होती है तो कुछ वर्षा की जो जल होते हैं वो भूमि में स्थित हो जाते हैं, भूमि में समा जाते हैं, समाहित हो जाते हैं। लेकिन कुछ जल जो होते हैं कुछ टाइम वर्षा होने के बाद भूमि के ऊपर से तैरने लगते हैं। दोस्तों जैसे यहाँ से जल भूमि के ऊपर से तैर रहा है, इसी जल को किसी पोखरे में, किसी गड्ढे में, किसी तालाब में स्टोर करना ही दोस्तों कहलाता है जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग। तो देखते हैं, जब वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होती है तो अतिरिक्त जल जो भूमि में बहने लगता है उसे एकत्रित करना तथा एकत्रित जल को कृषि के प्रयोग में लाना या फसल के उत्पादन के प्रयोग में लेना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ये जो दोस्तों पानी एकत्रित किया जाता है, इस पानी का प्रयोग शुष्क मौसम में तब किया जाता है जब फसलों को सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में निचले क्षेत्रों तथा तालाबों में एकत्रित किया जाता है जल को, और यदि उसमें दोस्तों क्षेत्रफल उसकी बढ़ा सकते हैं तालाब की, और यदि हो सके तो जो जिसमें हमें पानी स्टोर करना है, जिसमें वाटर को हार्वेस्ट करना है, उसके नीचे की दोस्तों जो सतह होती है उसे सीमेंट व कंक्रीट की सहायता से पक्का बनवा देना चाहिए अगर हो सके तो। अन्यथा अगर नहीं हो सके तो निचली सतह को जल के हिसाब की हानि को कम करने के लिए एक परत दोस्तों 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी भूसे की लगाकर और उसके ऊपर से 8 से 10 सेंटीमीटर मोटी पर चिकनी मिट्टी की लगा देनी चाहिए। दोस्तों यह वाटर हार्वेस्टिंग हो गया। वाटर हार्वेस्टिंग एकदम सिंपल समझिए कि जब बारिश का पानी ज़्यादा हो जाता है, भूमि के ऊपर से तैरने लगता है, उसी पानी को स्टोर करके कृषि के प्रयोग में लेना ही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। कृषि के प्रयोग में लेना या किसी भी प्रयोग में लेंगे दोस्तों वही वाटर हार्वेस्टिंग कहलाएगा। एक होता है दोस्तों इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग। तो दोस्तों इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी हम लोग व्यवस्था करें या कुछ ऐसी प्रविधियां अपनाएं जिससे जो बारिश का पानी वह खेत में ही स्टोर हो जाए और खेत में ही उसको हार्वेस्ट कर लिया जाए, तो उसी को कहा जाता है इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग। क्या होता है, कैसे कर सकते हैं? पहला, खेतों की मेड़बंदी करके खेत में ही वाटर को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, खेतों की जुताई ढाल के विपरीत दिशा में करके, जो खेतों की जुताई है ढाल की विपरीत दिशा में करके भी स्टोर कर सकते हैं। तीसरा है फसल अवशेषों का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे तो भी दोस्तों कर सकते हैं। चौथा है गर्मी की गहरी जुताई करके। पांचवा है पतवार का उपयोग करके। इतना जो मैंने आप लोगों को पांचों बताया, इन सभी का उद्देश्य यही है कि जो अवधावन जल है उसको जगह जगह रोक दिया जाए तथा वर्षा जल की अधिकाधिक मात्रा खेत में ही
शोषित हो जाए तथा प्रयुक्त पतवार अथवा फसल अवशेष के कारण उसका वाष्पीकरण भी कम हो या कम से कम क्षति हो। तो दोस्तों ये हो गया वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग दोस्तों कई प्रकार का होता है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सॉरी दोस्तों, वाटर हार्वेस्टिंग कई प्रकार का नहीं होता है। वाटर हार्वेस्टिंग को करने की जो टेक्निक होती है वह कई प्रकार की होती है। पहला होता है सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल, दूसरा होता है रिक्वायर स्टोरेज ड्यूरेबल, और तीसरा होता है यूज ऑफ हार्वेस्टेड वाटर। दोस्तों इसमें पहला होता है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, एग्जाम पूछ सकता है कि छत वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। तो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग में होता है दोस्तों, जब छत पे ही वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए व्यवस्था बना जाए। दोस्तों छत इस आकार का बनाया जाता है कि छत पे ही वाटर को स्टोर किया जाए। ऐसा दोस्तों राजस्थान में बहुत अधिक रूप में होता है दोस्तों। वहाँ पर छत इस प्रकार बनाया जाता है ढलान के रूप में, ताकि जो बारिश का पानी है वह यहाँ पर गिरे और जाकर यहाँ पर एक जगह स्टोर हो जाए। और यहाँ से दोस्तों एक पाइप लगी रहती है जो नीचे जाकर एक टंकी में पानी चला जाता है सब, फिर वहाँ से फिल्टर करके प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों इसी को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। क्या कहता है दोस्तों इसे, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। ये जो रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होता है, इसका जो पानी होता है डोमेस्टिक पर्पज के लिए उपयोग किया जाता है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज अप्लाइड मेनली फॉर द डोमेस्टिक पर्पज। दूसरा होता है दोस्तों रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है शॉर्ट टर्म स्टोरेज, शॉर्ट टर्म वाटर स्टोरेज या शॉर्ट टर्म वाटर हार्वेस्टिंग, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म वाटर हार्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म वाटर स्टोरेज। शॉर्ट टर्म वाटर स्टोरेज वो होता है दोस्तों, जब पानी को कम समय के लिए स्टोर किया जाता है, कम समय के लिए ही वह स्टोर हो सकेगा, उसके बाद वह खराब हो जाएगा। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज। तो शॉर्ट टर्म वाटर स्टोरेज किसके द्वारा होता है, कंटूर बंड के द्वारा होता है, ग्रेटेड बंड के द्वारा होता है। तो दोस्तों इन सभी के द्वारा शॉर्ट टर्म वाटर स्टोरेज किया जाता है। और लॉन्ग टर्म में दोस्तों किसके द्वारा होता है, डाग आउट पॉन्ड के द्वारा होता है, इम्बैंकमेंट टाइप के द्वारा होता है, रिजर्वायर के द्वारा होता है, इरिगेशन डैम के द्वारा होता है। इतना मैंने आप लोग बता दिया, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग एग्जाम में लगातार पूछता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग फिर सुन लीजिएगा। रूफ मतलब दोस्तों छत। तो पूछेगा छत जल संचयन क्या है। तो छत जल संचयन वह संचयन है जिसमें बारिश के पानी को छत पे ही हार्वेस्ट कर लिया जाए या स्टोर कर लिया जाए। उसके बाद वह किसी पाइप के माध्यम से एक जगह स्टोर करके उसे डोमेस्टिक पर्पज में प्रयोग में लाया जाए, तो उसी को कहा जाता है रूफ वाटर हार्वेस्टिंग। तो उम्मीद करते हैं आप लोग रूफ वाटर हार्वेस्टिंग समझ गए होंगे। आगे आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछ सकता है झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती क्या होती है, यह खेती आदिवासियों द्वारा की जाती है जो कि जंगलों को काट कर उनके नीचे की भूमि में खेती की जाती है। अर्थात जब तक इस भूमि में पोषक तत्वों की मात्रा रहती है तब तक उस खेती पर स्थान करते हैं, नहीं तो ये लोग दूसरे जगह चले जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसी प्रक्रिया को झूम खेती कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग। ये जो खेती होती है झूम खेती, यह कहाँ कौन करता है, यह आदिवासी लोग करते हैं। ये जो झूम खेती होती है यह आदिवासी लोग करते हैं। कैसे करते हैं, जहाँ पे दोस्तों जंगल में बहुत सारा पेड़ है, तो पेड़ के नीचे दोस्तों पोषक तत्व पाया जाता है, सबको पता होता है। तो वे पेड़ को काट कर यहीं पे खेती करते हैं, और जब तक जमीन में पोषक तत्व होता है तब तक वहाँ पर खेती करते हैं। नहीं तो फिर वह दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह खेती करते हैं, वहाँ पे जंगल काटते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो इसी खेती को कहा जाता है झूम खेती, और यह प्रक्रिया दोस्तों लगातार करते रहते हैं। रन ऑफ क्या होता है या अफवाह क्या होता है, अफवाह को कहते हैं रन ऑफ। अफवाह को कहते हैं क्या, रन ऑफ या अपवाहन, रन ऑफ। तो क्या होता है, अपधावन वर्षा के पानी की वह मात्रा जो कि भूमि पर पड़ने के बाद भूमि द्वारा सोखने से बच जाती है, धरातल पर बहकर चलती है, इसी को हम रन ऑफ कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। अपधावन वर्षा के पानी की वह मात्रा जो कि भूमि पर पड़ने के बाद भूमि द्वारा सोखने से बच जाती है और धरातल पर बहकर चलती है, इसी को क्या कहते हैं, रन ऑफ कहते हैं। यह चार प्रकार का होता है। पहला होता है पृष्ठ अपधावन, दूसरा होता है अधोपृष्ठ अपधावन, तीसरा होता है भूमिगत जल बहाव, और चौथा होता है सरिता बहाव। तो दोस्तों ये एक एक नंबर का क्वेश्चन मैं आप लोग बता दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान समझिएगा, तो आप लोगों को रन ऑफ भी समझ में आ गया होगा।
समोच्च मेड़बंदी तो हमने पढ़ा था, आप समोच्च खेती पढ़ेंगे। कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है? तो कंटूर कल्टीवेशन क्या होता है? वैज्ञानिक रूप से टिकाऊ खेती यानी संरक्षण खेती का मूल सिद्धांत उस परंपरा खेती के ठीक विपरीत है जो आदिम कृषि युग से प्रचलित है, जिसके अंतर्गत सभी कृषि क्रियाएं प्रभावी ढाल के समांतर की जाती है, जो कि भूमि संरक्षण में विपरीत होता है। उसी को कहा जाता है समुच्च खेती या कंटूर कल्टीवेशन। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, शेल्टर बेल्ट एवं विंड ब्रेक में अंतर बताइए। तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है? वायु द्वारा मृदा कटाव मुख्यतः शुष्क क्षेत्रों में वायु की गति के कारण पाया जाता है, इसलिए कटाव को कम करने के लिए वृक्षों की पट्टियां स्थापित करके वायु को कम कर देते हैं। इससे क्षरण कम अथवा बंद हो जाता है। वृक्षों की पट्टियां लगाने पर इस क्षेत्र की मृदा नमी का वाष्पीकरण द्वारा ह्रास कम हो जाता है, यही शेल्टर बेल्ट कहलाता है। विंड ब्रेक क्या होता है? विंड ब्रेक हुआ होता है नए रोपे गए वृक्षों को जगती वनस्पतियों एवं प्लांट की हानि को या प्राणी के लाभदायक वनस्पति या बागों के किनारे झाड़ीदार वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे वह हवाओं की तेज गति को रोकते हैं। इसी को विंड ब्रेक कहा जाता है। तो शेल्टर बेल्ट आप लोग समझ गए होंगे। शेल्टर बेल्ट वो होता है जो वायु द्वारा जो मृदा कटाव होता है वह शुष्क क्षेत्रों में होता है, तो इसी कटाव को कम करने के लिए वृक्षों की जो पट्टियां होती है उसे स्थापित कर देते हैं और वायु के क्षरण को कम कर देते हैं। तो दोस्तों इसी को शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। विंड ब्रेक होता है कि नए रोपे गए वृक्षों को जगती वनस्पति एवं प्लांट की हानि को या प्राणी लाभदायक वनस्पति या बागों के किनारे झाड़ीदार वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे वह हवाओं की तेज गति से बचा रहे या रुक सके, तो इसी को कहा जाता है वाइंड ब्रेक। मतलब कहने जो नया पौधा रोपा जाएगा उसी के बाहर से दोस्तों आस-पास में मतलब बगल-बगल में लगा दिया जाएगा क्या, झाड़ीदार वृक्ष लगा दिए जाएंगे जो हवा के तेजी को रोकेगा, तो उसी को विंड ब्रेक कहा जाता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।